डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। यस, डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी। और ये पेपर भेजा है रेजाउल लास्कर ने। वैसे तो कुछ और स्टूडेंट ने भेजा है, लेकिन रेजाउल ने मुझे कई साल के डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी के पेपर भेजे हैं, तो मुझे लगा कि मुझे जरूर इस पे वीडियो बनाना चाहिए। और ये पेपर मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन मैंने पिछले साल भी एनालाइज किया था। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन भी अपने पढ़ाई के लिए, अपने ज्ञान के लिए बहुत फेमस है एंशियंट टाइम से। और ये पेपर देख के लगता है कि केवल दिल्ली ही नहीं, लेकिन साउथ और नॉर्थ ईस्ट के जो यूनिवर्सिटी हैं वो भी बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चन पूछते हैं। इसलिए ये यूजफुल होगा हर एग्जाम के लिए, यूजीसी नेट के लिए, सीयूईटी पीजी के लिए, एवरी एग्जाम के लिए जहां पॉलिटिकल साइंस के ऑब्जेक्टिव टाइप पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी एमए पॉलिटिकल साइंस के इंट्रेंस टेस्ट की पेपर है 2022 एनालिसिस विद लॉट्स ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन एज यूजुअल। लेट अस बिगिन। इससे पहले कि क्वेश्चन आंसर का करें दौर शुरू, ये बुक अभी सबसे लेटेस्ट पॉल साइंस हेल्प के रिपोर्टरी में है। आप इसका फायदा उठा सकते हैं। ये है क्या, ये सीयूईटी पीजी के पास्ट 5 इयर्स 6 पेपर का 450 क्वेश्चन का डीप एनालिसिस है, टॉपिक वाइज, थीम वाइज, विद लॉट्स ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन, गाइडेंस, स्ट्रेटजी, टिप्स एंड ट्रिक एंड ऑल। तो ये क्यों बहुत बेहद इंपॉर्टेंट रिसोर्स बन जाती है, क्योंकि इसको इस तरीके से मैंने अरेंज किया है कि केवल क्वेश्चन का आंसर एडिशनल इंफॉर्मेशन ही नहीं, लेकिन जो जो थीम पूछे गए हैं उसका बुलेट में जो है वो थीम कुछ वर्ड्स में लिखे गए हैं, जिससे कि आप एक नज़र में देख सकते हैं कि किस थीम से किस साल किस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। और ये हर एग्जाम के लिए, अब तो यूजीसी नेट के लिए भी इतना ही उपयोगी है। आप इसको अमेजन से इस यहाँ क्लिक करके ले सकते हैं। यहाँ क्लिक तो आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका क्लिकेबल लिंक दिया गया है। एट नॉमिनल कॉस्ट ये अवेलेबल है, और किंडल ऐप पे फ्री इसको आप पढ़ सकते हैं। कई लोग मुझे पूछते हैं कि सर किंडल की डिवाइस खरीदनी होगी। नो, किंडल ऐप जो है एंड्रॉयड फोन पे आप डाउनलोड कर सकते हैं, टैबलेट पे कर सकते हैं, लैपटॉप पीसी पे कर सकते हैं, और वो फ्रीली डाउनलोडेबल है, और आप उसको ऑनलाइन जो है पढ़ सकते हैं विथ लॉट्स ऑफ फीचर्स। आप जब उसको देखेंगे तो आप फील करेंगे कि कितना अच्छा जो है रीडिंग ऐप है वो। ये बुक्स जो हैं ये भी अमेजन पे हैं, जो कि ये तो चलिए इसका मैंने आपको जिक्र कर दिया। सीयूईटी पीजी गाइड है, ऑब्जेक्टिव पॉलिटिकल साइंस है, जो आप लोगों ने इसको बहुत पॉपुलर बनाया है, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन का कलेक्शन 1500 फॉर ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम। और यूजीसी नेट गाइड जो है वो इंस्टामोजो पे पीडीएफ वर्जन में अवेलेबल है। अब आइए क्वेश्चन आंसर का करते हैं दौर शुरू। जैसा मैंने कहा कि क्वेश्चन स्टैंडर्ड के हैं, इसमें दो तीन तरह के क्वेश्चन है। कुछ तो बेहद सिंपल लेवल 1 क्वेश्चन है, जैसा इस बार यूजीसी नेट ने भी पूछा था। अच्छे क्वेश्चन, मैं उसको हमेशा अच्छा कहता हूं। अभी एचपी पीजीटी की जो मैंने किया था वो भी बहुत अच्छे क्वेश्चन, को चुटीले लेवल 1 क्वेश्चन में कहता हूं। कुछ क्वेश्चन थोड़े डीप लेवल के हैं, जो इनको पीजीईटी में शायद पूछना भी नहीं चाहिए, तो वो भी ठीक है, वो डिफ्रेंशिएट करने के लिए, फिल्टर करने के लिए पूछते हैं। और कुछ असम स्पेसिफिक क्वेश्चन है, कुछ को तो मैंने छोड़ दिया है क्योंकि वो बिल्कुल जीके टाइप के हैं, आप नेट पे जाके कर सकते हैं। तो चलिए, बेहद अच्छे उपयोगी क्वेश्चन का एक तरह से मिक्सचर है, थोड़ा मीडियम लेवल का, नॉट इजी, तो इसलिए बहुत मजेदार है हर एग्जाम के लिए। लेट अस बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, मनी रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द स्टेट प्रोविडेंट फंड इज क्रेडिटेड टू। फर्स्ट क्वेश्चन ही आपको टफ लग सकता है। यहाँ पे आपको जानकारी होना पड़ेगा कि जो 3 टाइप के फंड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, खजाना कह लीजिए। पहला है इंडिया का जनरल खजाना, द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, सीएफआई, जिसमें सभी तरह के जो टैक्स, नॉन टैक्स, रेवेन्यू एंड ऑल, लोन वोन सारे खजाने में रखे जाते हैं। दूसरा है पब्लिक अकाउंट। ये वो अकाउंट है जिसमें सरकार पब्लिक से लोन लेती है। एक तरह से किसान विकास पत्र आपने खरीदा, पोस्ट ऑफिस में जमा किया, कोई गवर्नमेंट की बॉन्ड है, कोई गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज होती है, मतलब जिसको कि उसको लौटाना होता है गवर्नमेंट को, वो पब्लिक अकाउंट में जाती है, वो कंसोलिडेटेड फंड में नहीं जाती। एक खजाना नहीं है, एक तरह का समझिए बैंक है, क्योंकि आपको उसको इंटरेस्ट के साथ लौटाना है। और तीसरा जो है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया है, जो प्रेसिडेंट के जिम्मे रहती है। कहीं पे भी आपातकाल आ जाए, बाढ़ आ जाए और इस तरह की आपदा, तो उसमें उससे हेल्प किया जाता है। इसके अलावा अभी प्रधानमंत्री केयर फंड भी क्रिएट किया गया, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, वो अलग से किया गया है। लेकिन इन तीन का जिक्र जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। आर्टिकल 266(1) में कंसोलिडेटेड फंड का जिक्र है, और 266(2) में पब्लिक फंड का। तो चूंकि ये स्टेट प्रोविडेंट फंड, इसको तो लौटाना होता है ये पैसा, तो पब्लिक अकाउंट में जाएगी। जो भी पैसे लौटाने होंगे, जहां की
गवर्नमेंट का एक तरह का दायित्व है, लोन लेता है पीपल से ही, पब्लिक से ही लोन या पब्लिक से एक तरह से डिपॉजिट लेता है, उसको पब्लिक अकाउंट में रखा जाता है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्राफ्टिंग कमिटी मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेड दैट गवर्नर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, ऑफ कोर्स प्रेसिडेंट का मतलब कि प्राइम मिनिस्टर या कैबिनेट या गवर्नमेंट, तो गवर्नर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट विल बी द एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इस तरह की कड़ी बात ना, ये आप गेस कर सकते हैं, अंबेडकर इस टाइप की कड़ी बात नहीं कर सकते, क्योंकि ही वाज फ्रेमर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और उन्होंने इस टाइप का बनाया था। राजेंद्र प्रसाद तो चेयरपर्सन थे, इस टाइप की कड़ी बात नहीं कर सकते। के एम मुंशी आपको पता है कि इस तरह कड़ी बातों के लिए जाने नहीं जाते हैं। तो कौन बच जाते हैं? टी कृष्णाचारी के थ्रू बहुत सारे कोर्ट जो है निकलते हैं, साउथ के ये थे, मद्रास के होंगे आए हो, तो यही इन्होंने ही ये बयान दिया है। और अभी भी ये मुद्दा उतना ही गर्म है जितना कि उस समय में था। थर्ड देखिए, विच ऑफ द फॉर्मर प्रेसिडेंट वाज एसोसिएटेड विद द ट्रेड यूनियन मूवमेंट इन इंडिया। ये सब जो है रिपीटेड क्वेश्चन है, कई पीजीईटी में पूछा गया है। वराहगिरी वेंकट गिरी जो है, वी वी गिरी के साथ में एक बहुत मजेदार घटना है 1969, जहां पे कि जो ऑफिशियल कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे वो थे नीलम संजीव रेड्डी प्रेसिडेंट के लिए। इंदिरा गांधी इस लेबर लीडर को खड़ा कर देती हैं वी गिरी, और कहती हैं अपनी ही पार्टी के एमपीज को कि अपने अंतरात्मा के आवाज पे वोट कीजिए। पार्टी वोट करती है वी गिरी को। अब आप समझिए, जो ऑफिशियल कैंडिडेट कांग्रेस के हार जाते हैं, क्या हुआ होगा? कांग्रेस दो पार्ट में बढ़ जाती है। कांग्रेस ओ, जो कि कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन थी या ओल्ड कांग्रेस थी, सिंडिकेट वाली कांग्रेस, मोरारजी देसाई वाली और कामराज वाली कांग्रेस, और एक कांग्रेस आर बनती है, रिक्विजनिस्ट या न्यू कांग्रेस, इंदिरा गांधी की कांग्रेस, और एक दो साल बाद जो इलेक्शन होता है उसमें कांग्रेस, इंदिरा कांग्रेस जो है वही रियल कांग्रेस बन जाती है। तो वीवी गिरी के साथ में काफी ये एक एनेक्डोट जुड़ा हुआ है, किस तरीके से उनके प्रेसिडेंट बनने के साथ ही कांग्रेस दो पार्ट में बढ़ जाती है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, द पायनियर कंपैरेटिव एफर्ट टू कंस्ट्रक्ट ए थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल कल्चर वाज सिविक कल्चर ऑथर्ड बाय, घुमा फिरा के ये बहुत अजीब से लैंग्वेज में कह रहे हैं कि सिविक कल्चर का कॉन्सेप्ट किसने दिया, किसने ये बुक लिखा? तो एलमंड एंड सिडनी बरवा ने सिविक कल्चर बुक लिखी 1963 में। ये सेमिनल बुक थी। 5 कंट्री में इन्होंने एक तरह से इंपेरिकल पॉलिटिकल कल्चर का अध्ययन करके ये बुक लिखा था। उस बुक में इन्होंने जो है 3 टाइप के जो है पॉलिटिकल कल्चर का ओरिएंटेशन भापा था, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड इवेल्युएटिव। मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। और 3 टाइप का प्योर या आइडियल टाइप पॉलिटिकल कल्चर इन्होंने आइडेंटिफाई किया था, पैरोकियल, सब्जेक्ट एंड पार्टिसिपेटिव। और तीनों को एक मिक्स यदि कर दे तो सिविक कल्चर जो है बनती है, एलमंड एंड बर्मा। 5th देखिए, द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ प्रिज्मेटिक सोसाइटी इज टर्म्ड। ये सब भी रिपीटेड घिसा पिटा क्वेश्चन है। उसको फ्रेड रिग्स ने साला मॉडल कहा था। साला एक स्पेनिश वर्ड है, आई होप। सो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज साला एंड बाजार कैंटीन मॉडल यहाँ पे दिखता है। ये इकोनॉमिक सब सिस्टम जो उस समाज की थी वो बाजार कैंटीन थी। इसके बारे में भी मैं एक्सप्लेन अभी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत टाइम बीत जाएगा। ट्रांजिसिया मॉडल भी एक तरीके से ये था, जहाँ पे कि फ्यू सोसाइटी से, जो एग्रेरिया सोसाइटी है, उससे एक ट्रांजिशन होती है और इंडस्ट्रिया में जाती है। बीच में जो है वो प्रिज्मेटिक सोसाइटी पड़ती है, जो ट्रांजिशन के फेज में है। ओके, सो साला मॉडल। 6 देखिए, महेश रंगराजन एंड रामचंद्र गुहा आर मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विथ स्टडीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको, जिसको ऑर्बिट में कहता हूँ, उस टाइप का क्वेश्चन है, डिफिकल्ट क्वेश्चन, ऑर्बिट क्वेश्चन। रामचंद्र गुहा को कई लोग, आप लोग जानते होंगे जो थोड़ा बहुत ज्यादा इधर उधर वाइट पढ़ते हैं। ये एक हिस्टोरियन है। इन्होंने गांधी बिफोर इंडिया, गांधी आफ्टर इंडिया, ये सब इन्होंने लिखा है, काफी इन्होंने लिखा है। लेकिन जो महेश रंगराजन है वो अपने इन्वायरमेंटल इशू पे लिखने के लिए जाने जाते हैं। तो उन्होंने जो है एक बुक लिखा, इन्वायरमेंटल इश्यूज इन इंडिया, महेश रंगराजन। तो डेफिनेटली इसके साथ यदि इन्होंने लिखा है तो इन्वायरमेंट, इकोलॉजी पे ही लिखा होगा रामचंद्र गुहा ने। ये मैं गेस कर रहा हूँ, वैसे आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ, वैसे मुझे लगता है यही सही है। 7 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज ए मेंबर ऑफ द कमिटी ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया 1974-75 which brought out a report called towards equality। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन लेकिन इंपॉर्टेंट। ये रिपोर्ट 1974 में पब्लिश हुई थी। इसके मेंबर तो बहुत थे, 8-9 मेंबर थे इसके, लेकिन इसके चेयरपर्सन जो थी वीना मजुमदार थी। ये कमिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की यूनियन मिनिस्ट्री वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने कंस्टिट्यूट किया था जेंडर स्टेटस जानने के लिए इंडिया में।
तो चूंकि वीना मजूमदार यहाँ दिखती हैं तो फिर इससे अच्छा क्या हो सकता है। वैसे ही इनकी जो इसके और जो मेंबर थे, जो पूरे लिस्ट नहीं है, लतिका सरकार थी, उर्मिला हक्सर, सकीना ए हसन एंड नीरा डोगरा एंड मेनी अदर्स थी। ये रिपोर्ट को आप पढ़ भी सकते हैं, इंटरनेट पे फ्रीली अवेलेबल है। 8 देखिए, द एलोगरी ऑफ केव इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। ये सब मैं कहता हूँ चुटीला लेवल 1 क्वेश्चन, जो देखने में बहुत आसान लगते हैं लेकिन ये ब्रेड एंड बटर क्वेश्चन होते हैं। हर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पाए जाते हैं, आपको जरूर जानना चाहिए। प्लाटो, और इसका मीनिंग अभी मैं चलिए अभी एक्सप्लेन नहीं करते क्योंकि बहुत बहुत टाइम हो जाएगा। वॉर एंड पीस वॉज रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। वॉर एंड पीस जो है एक ऐसी बुक थी लियो टॉल्स्टॉय की, जिन्होंने की प्रभावित किया था गांधी जी को भी। आपको पता है गांधी जी बहुत सारे थिंकर से प्रभावित थे, तो लियो टॉल्स्टॉय रसिया के वॉर एंड पीस की बुक से भी वो प्रभावित थे। सो लियो टॉल्स्टॉय। इसमें मुझे लगता है कि सभी जो हैं चाइना के हैं, वेरी फेमस, सॉरी रसिया के वेरी फेमस ऑथर हैं। एंटोन चेखोव हैं, इनकी कुछ बुक मैंने पढ़ी हैं। गोरकी हैं, मदर गोरकी ने लिखा था, मदर, और फेडोर डॉस्टोवेस्की हैं। 10 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली कंट्री ऑफ द आसियान ग्रुपिंग टू शेयर एन इमीडिएट लैंड बॉर्डर विथ इंडिया। तो आप इसको ऐसे भी जान सकते हैं ज्योग्राफी से भी कि जो बर्मा, जिसको अब म्यांमार कहते हैं, वही एक कंट्री है आसियान की, आउट ऑफ 10 कंट्री, जो लैंड बॉर्डर जो है वो इंडिया के साथ शेयर करता है, मणिपुर से लगभग मिला हुआ। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, केनेथ वॉल्ज एंड हांस मार्गेंथौ आर मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। ये सब जो है लेवल 1 इजी क्वेश्चन है, लड्डू क्वेश्चन है रियलिज्म से। इनफैक्ट हांस मार्गेंथौ क्लासिकल रियलिज्म इन मॉडर्न टाइम के फादर कहे जाते हैं, और केनेथ वॉल्ज फादर कहे जाते हैं स्ट्रक्चरल या नियो रियलिज्म के। 12 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन रिजीम। तो एनपीटी होगा, कंप्रिहेंसिव सीटीबीटी होगा, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप एनएसजी होगा। इसमें ध्यान देने की बात है कि ये तीनों, इंडिया इन तीनों से बाहर है, ना तो एनएसजी का मेंबर है, ना इसने सीटीबीटी साइन किया है, ना एनपीटी साइन किया है। क्योटो प्रोटोकॉल तो कॉप 3 को कहते हैं, जिसमें कि लीगली बाइंडिंग इमिशन टारगेट दिए गए थे डेवलप्ड कंट्री को फर्स्ट टाइम। सो ये जो है ऑड वन आउट है, ये नहीं है पार्ट ऑफ न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन रेजिम। 30 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ हर्मेनेटिक्स। हर्मेनेटिक्स का मतलब ये होता है इंटरप्रिटेशन ऑफ टेक्स्ट, मतलब वो विधा जिससे कि आप क्लासिकल टेक्स्ट कि क्या मर्म है, क्या सोच के थिंकर ने लिखा था, उसका क्या मीनिंग है। बहुत डिफिकल्ट, ऐसा नहीं है। आप मनुस्मृति को पढ़ें या प्लेटो के रिपब्लिक, पॉलिटिक्स जो है एरिस्टोटल का, तो उसका समझना, इवन प्रिंस जो है मैकियावेली की, उसके पीछे क्या कहना चाहता है ऑथर। तो ये हर्मेनेटिक्स, ये विधा जो है इंटरप्रेटिंग अंडरस्टैंडिंग क्लासिकल टेक्स्ट। हु अमंग द फॉलोइंग एडवांस द आइडिया ऑफ जनरल विल। अगेन लेवल 1 चुटीला क्वेश्चन। रूसो। जनरल विल मतलब कि सभी लोग मिलके डेलिबरेशन से, जब अपने हायर विल से, मतलब एक अच्छी भावना से मिल करके डेलिब्रेट हो करके एक नतीजे में पहुंचते हैं, तो वो उस समाज का जनरल विल कहलाता है। और जनरल विल मतलब कि सबका, जिसमें मतैक्य है और वो सबके भले के लिए है। उससे जो कानून बनेगा, उससे जो निर्णय होगा, वो सबके लिए अच्छा होगा, और उसको मानना सबके लिए एक तरह का मोरल फ्रीडम है। यही कहना था रूसो का। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सार्क। तो जब सार्क की हेडक्वार्टर काठमांडू में है, ये आपको पता होना चाहिए या है, तो आप यहाँ क्यों ना बिम्स्टेक की जो हेडक्वार्टर है ढाका बांग्लादेश में, वो भी याद कर लीजिए। हु रोड द बुक एनाइलेशन ऑफ कास्ट, 1936। मैं मेमोरी से बोल रहा हूँ, इसका ईयर भी याद रखना चाहिए क्योंकि कई बार जो है आपको क्रोनोलॉजी में अरेंज करने में काम आता है। अम्बेडकर जी की, पहले उन्होंने पैम्पलेट लिखा था, बाद में एक बुक भी इसी नाम से लिखा, अम्बेडकर। मॉन्टेस्क, जिन्होंने कि स्पिरिट ऑफ द लॉ लिखा, सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशियरी, उन्होंने कितने फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बताया था। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, जिसको मैं स्टार क्वेश्चन कहता हूं, जो कि बहुत सारे एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। उन्होंने केवल 3 टाइप का फॉर्म बताया था। मोनार्की हो सकता है, रिपब्लिक हो सकता है, डिस्पोटिज्म हो सकता है। डिस्पोटिज्म जहां पे कि रूरल जो है वो कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, वो जनता के प्रति किसी तरह जवाबदेह नहीं है और सारा पावर उसमें कंसंट्रेटेड है, एक बैड फॉर्म। मोनार्की, रिपब्लिक तो चलिए ठीक है, वी नो। मॉन्टेस्क इन द स्पिरिट ऑफ लॉ। 18 हु, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। हु अमंग द फॉलोइंग एडवोकेटेड रिलेटिव ऑटोनॉमी ऑफ द कैपिटलिस्ट स्टेट। आपको पता है कि ये यूजीसी नेट ने भी पूछा है ये क्वेश्चन को, सीयूटी पीजी ने भी पूछा है। तो ये जो है निकोलस पोलेंजा, निकोलस पोलेंजा जो है वो लुई अल्थुजर के एक तरह से शिष्य थे। उनके रास्ते पे स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म, जो फ्रेंच आइडिया, फ्रेंच से उभरा हुआ, फ्रांस से उभरा हुआ आइडिया था। स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म एक तरह से डिफरेंट है इंस्ट्रूमेंटल मार्क्सिज्म या
जो कोर मार्क्सिज्म है। स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म जो है उसमें कैपिटलिस्ट स्टेट को एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट के रूप में या एक ऐसे मैकेनिज्म के रूप में दिखा जाता है जो कि कैपिटलिस्ट सोशल स्ट्रक्चर को लगातार प्रोड्यूस, रिप्रोड्यूस और मेंटेन करता है। देयर इज अ मच बिगर जॉब देन द इंस्ट्रूमेंटलिस्ट व्यू ऑफ द मार्क्सिस्ट स्टेट, जैसे मार्क्स या एंगल या मिलीबेंड ने जिस तरह से लिया, राल्फ मिलीबैंड ने, जहां पे कि स्टेट, कैपिटलिस्ट स्टेट को मेयरली एक इंस्ट्रूमेंट माना जाता है जो कैपिटलिस्ट क्लास के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट या बढ़ाने के लिए काम करता है। लेकिन स्ट्रक्चरलिस्ट जो व्यू है मार्क्सिज्म का, वो कहता है स्टेट उससे बहुत बड़ा काम करता है, वो कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर को जो है प्रोड्यूस करता है और रिप्रोड्यूस करता है। तो उसी श्रेणी में पोलंजा थे जिन्होंने कि रिलेटिव ऑटोनॉमी ऑफ द कैपिटलिस्ट स्टेट। इनकी जो बुक है पॉलिटिकल पावर एंड सोशल क्लासेस, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, इसको याद रख सकते हैं। इसके अलावा जो निकोस पोलंजा और राल्फ मिलीबैंड की जो डिबेट हुई थी नेचर ऑफ स्टेट इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी, वो भी बहुत ही फैसिनेटिंग है, कई एग्जाम में पूछा जाता है। निकोस पोलंजा। व्हाट डज एनसीपीसीआर स्टैंड फॉर? तो एनसीपीसीआर जो है, आप इसको यहां देख सकते हैं, मतलब आप नहीं जानते हैं फिर भी कॉमन सेंस से आप जान सकते हैं कि ये कमीशन होगा, ना कि कन्वेंशन या कमिटी होगी। सो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, बाकी सब में तो चाइल्ड राइट है ही, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। पीसीआर तो कॉमन है, एनसी केवल कमीशन के लिए है, तो ये है। इसकी स्थापना होती है 2007 में एक एक्ट के थ्रू। उस एक्ट का नाम ही है कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 2005। 20 नंबर क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज एन इंडियन इको फेमिनिस्ट? ये सब बहुत ही घिसा पिटा, मतलब घिसा पिटा जो मैं कहता हूँ तो रिपीटेड क्वेश्चन। वंदना शिवा, और ये जानी जाती है अपने बुक स्टेइंग अलाइव के लिए। इनका पूरा जो बुक का नाम है, सेकेंड टाइटल है आफ्टर कोलन वुमेन इकोलॉजी एंड सर्वाइवल इन इंडिया, 1988 की बुक है वंदना शिवा। तो यहाँ मारियम माइस का भी नाम याद कर लीजिए, वो भी बहुत फेमस जो हैं इको फेमिनिस्ट हैं, जिन्होंने वंदना शिवा के साथ काफी बुक लिखे हैं। Which of the following revolt took place in the year 1894? चूंकि ये असम का पेपर, इसमें कई असम से रिलेटेड स्पेसिफिक क्वेश्चन है, तो ये जो असम में एक जो है पाथारू घाट पीजेंट अपराइजिंग हुई थी 1894 में। तो ये सब तो चलिए एक मैंने कर दिया, बाकी मैं नहीं कर रहा हूँ। हु रोट इंडियाज नॉर्थ ईस्ट आइडेंटिटी मूवमेंट, स्टेट एंड सिविल सोसाइटी? ये सब आप यदि असम का एग्जाम दे रहे हैं तो शायद आपको ये सब पढ़ना चाहिए, वैसे दूसरे स्टूडेंट के लिए सब बिल्कुल अर्बिट हो जाता है। उसको लिखने वाले थे उदयन मिश्रा। Which article is inserted in the Constitution of India by the Constituent 97th Amendment Act 2011? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगेन एक स्टार क्वेश्चन है, क्योंकि 97th अमेंडमेंट जो है वो बहुत छिपा हुआ है और काफी इंपॉर्टेंट है। इसी अमेंडमेंट से तीन चीज किए गए। इसने आर्टिकल 19 को अमेंड किया, राइट टू फ्रीडम, और उसमें इंसर्ट किया राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव्स, एसोसिएशन के साथ में। दूसरा, इसने एक आर्टिकल इंसर्ट किया 43B अंदर डीपीएसपी, जिसमें था प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, और इसने एक पूरा पार्ट ऐड किया 9B प्रोविजंस रिगार्डिंग कोऑपरेटिव्स। तो तीन इसने जो है 97th अमेंडमेंट 2011 ने किया। तो यहां जो आएगा आर्टिकल 43B। In 2007, which country became the first country to deploy an all-women contingent to the UN peacekeeping mission? सभी वुमेन जो है पीस कीपिंग मिशन में भेजा किस कंट्री ने? इंडिया ने भेजा था। वो पीस कीपिंग जो मिशन यूएन की थी वो लाइबेरिया में डेप्यूट हुई थी 2007 में। ये क्वेश्चन भी पहले पूछा जा चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट। 25 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू इकोसाइड? ये तो क्या अंग्रेजी का क्वेश्चन है। साइड मतलब हत्या, होमोसाइड, पैट्रिसाइड एंड सुसाइड। तो यहाँ इकोलॉजी का यदि हत्या हो जाए तो मास डैमेज एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोसिस्टम, केवल वर्ड से आप कर सकते हैं। ये किसने कहा? ये कोड जो है, गॉड फॉरबिड दैट इंडिया शुड एवर टेक टू इंडस्ट्रियलिज्म आफ्टर द मैनर ऑफ वेस्ट, मतलब वेस्टर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन, इफ एन इंटायर नेशन ऑफ 300 मिलियन took to similar economic exploitation, it would strip of the world bare like locust. अब आप देखिए कि ये 300 मिलियन, मतलब उस समय में इंडिया की पॉपुलेशन केवल जो है 30 करोड़ थी, तो डेफिनेटली ये सब 1930s की बात होगी। और ये कहने वाले इस तरह का इन्वायरमेंटल और इकोलॉजी के प्रोटेक्शन की बात महात्मा गांधी ही किया करते थे, तो आप डेफिनेटली गेस कर सकते हैं और वही सही भी है। मतलब वो वेस्टर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन के अगेंस्ट है, आपको ये भी पता है, वेस्टर्न मेडिसिन, वेस्टर्न ट्रांसपोर्ट एंड ऑल।
27 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो। नाटो भी काफी न्यूज में है, उसके नए सेक्रेटरी जनरल जो है मार्क रट, जो नीदरलैंड के अभी तक प्राइम मिनिस्टर थे, उनको चुना गया है स्टॉल्टनबर्ग के बदले में। तो उसमें फिनलैंड अभी शामिल हुए। नाटो कई कारणों से अभी बहुत न्यूज में है। तो यहाँ पे देखिए कि इसमें इसमें कह रहा है कौन सा जो है गलत है। गलत तो अब ये भी हो गया है, लेकिन उस समय में ये पेपर पुराना है। उस समय में इसके 30 मेंबर होते थे। इसके बाद स्वीडन और फिनलैंड इसमें ज्वाइन करते हैं। ये 1949 में बना। इसके हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। ये इंटर गवर्नमेंटल, सॉरी ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। और इसकी जो हेडक्वार्टर है वो ब्रसल्स बेल्जियम में है, वहीं पे जहां यूरोपियन यूनियन के हेडक्वार्टर है, ईयू के हेडक्वार्टर। और डेफिनेटली ये मिलिट्री अलायंस है जो कि कोल्ड वॉर के टाइम में बना था, नाटो। और इसके अगेंस्ट में जो है वॉर्सो पैक्ट बना था, ईस्टर्न ब्लॉक के कंट्री का अलायंस यूएसएसआर के लीडरशिप में। लेकिन वो तो उसको तो भंग कर दिया गया आफ्टर कोल्ड वॉर, लेकिन ये भंग नहीं हुआ और ये अपना ईस्ट वार्ड एक्सपेंशन किया जा रहा है। और इसके ही एक्सपेंशन के चलते यूक्रेन पे रसिया ने अटैक भी किया है, क्योंकि रसिया को ये डर है कि नाटो में यूक्रेन यदि शामिल होता है तो नाटो की मिसाइलें बिल्कुल उसके बॉर्डर पे तैनात हो जाएंगी। वो नहीं चाहता ये। तो इसमें जो गलत है वो ये है कि इसके हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में। 28 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ द इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे। तो ये तो थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन जब आप इसको नेट पे पढ़ेंगे तो ये शुरुआत ही होती है मोरे इन मणिपुर से, और माई सॉट थाईलैंड में जाती है, और भाया मंडले जो बर्मा में है, और नैप देव इन म्यांमार। सॉरी मेरे प्रोनाउंसिएशन से। तो यहाँ मोरे मणिपुर है, तो डिफिकल्ट लेकिन याद कर लीजिए। 29 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी। और बड़ा यहाँ पे थोड़ा ये आके फंबल करते हैं, क्योंकि 50-60 क्वेश्चन के बाद आगे जाके 90s में फिर से यही क्वेश्चन ये पूछ देते हैं। 2 बार एक ही क्वेश्चन। इमैनुअल वॉर्नस्टीन पेरीफेरी, कोर, सेमी पेरीफेरी से जो है इन वर्ल्ड के कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर और उसके थ्रू कैसे जो है कोर पेरीफेरी का एक्सप्लॉयटेशन करता है, इस पर जो एक मार्क्सिस्ट जो है स्ट्रक्चरल अप्रोच टू अंडरस्टैंड द पावर स्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, इमैनुअल वॉर्नस्टीन। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। तो ये कन्वेंशन है रिफ्यूजी से रिलेटेड। इस कन्वेंशन को साइन किया गया था 1951 में। इंडिया ने इसको साइन नहीं किया है। तो इंडिया जैसे कुछ जो चीज़ों को साइन नहीं किया, लाइक रोम स्टैट्यूट जिसके तहत इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट बना है, उसको भी इंडिया ने साइन नहीं किया है। रिफ्यूजी कन्वेंशन को भी नहीं साइन किया है। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी चाहिए। सी जो है बिल्कुल गलत है। इकोलॉजिकल रिफ्यूजी इसमें नहीं आते हैं। इसमें रिफ्यूजी किसको कहते हैं देखिए यहाँ डिफाइन किया गया इस कन्वेंशन में, पढ़ लीजिएगा। वो हैं जो कि अपने कंट्री से बाहर अपने को पाते हैं इस डर के चलते कि वहाँ पे उनको जो है धर्म के बेसिस पे या रेस या नेशनलिटी या मेंबरशिप ऑफ पर्टिकुलर कम्युनिटी के चलते उनको वहाँ परसिक्यूट किया जाएगा, मतलब प्रताड़ित किया जाएगा। उसके चलते वो यदि भागते हैं तो वो रिफ्यूजी कहलाएंगे। उसको शरण देना जो है दूसरे कंट्री के, उसमें एक तरह जो भी इस कन्वेंशन को साइन करते हैं उनकी एक तरह से मोरल ऑब्लिगेशन हो जाती है। परसिक्यूशन एंड वेल फाउंडेड फियर आर क्राइटेरिया ऑफ डिटरमाइन ए रिफ्यूजी अंडर द रिफ्यूजी कन्वेंशन। तो ये सब सही है, लेकिन इकोलॉजिकल रिफ्यूजी कि कहीं पे कोई इकोलॉजिकल आपदा आ गई, उसके चलते कोई यदि बाहर हो जाए तो उसको नहीं माना जाता, इसमें कवर नहीं किया गया है। 31 देखिए, विच इज इनकरेक्टली मैच्ड। ये बहुत ही डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि इतना जानना कि कौन बुक किसने लिखा है, वो भी 4-4, तो ये डिफिकल्ट है। लेकिन ये सब बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। अभिजीत बनर्जी और एस्टर डुफ्लो, अभिजीत बनर्जी को नोबेल प्राइज मिला है इन सब बुक के चलते ही। पुअर इकोनॉमिक्स, रीथिंकिंग पॉवर्टी एंड वेज टू एंड। ये जो बुक है ये गलत है, यहाँ माधव गाडगिल ने नहीं लिखा है। रिबेल अगेंस्ट राज जो बुक है ये रामचंद्र गुहा ने लिखा। अभी आपने रामचंद्र गुहा का जिक्र भी कुछ क्वेश्चन पहले सुना। रिबेल अगेंस्ट द राज, फाइटर्स फॉर इंडिया फ्रीडम। बाकी दोनों सही है। पी साईनाथ जो कई समय तक जो है वो जेल में भी बंद रहे थे, परहैप्स उन्हीं के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। एवरीवन लव्स ए गुड ड्रॉट, स्टोरीज फ्रॉम इंडियाज पुअरेस्ट डिस्ट्रिक्ट। एंड साइलेंट स्प्रिंग जो है रैचल कार्सन की एक डिफाइनिंग बुक है जो इकोलॉजी और इन्वायरमेंटल अवेयरनेस को जगाती है। 1960 की बुक साइलेंट स्प्रिंग। तो ये गलत है। डिफिकल्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल।
ये भी उतना आसान नहीं, क्योंकि 17 आपको जो है एसडीजी याद करने पड़ते हैं। लाइफ बिलो वाटर एसडीजी 14 है, लाइफ ऑन लैंड एसडीजी 15 है, पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन एसडीजी 16 है, और ये जो है रोबस्ट कम्युनिकेशन ऐसा कुछ भी नहीं है। 17 जो है गोल हैं, 169 टारगेट हैं, 232 ग्लोबल इंडिकेटर हैं, 1349 पब्लिकेशन है। इसको एक नज़र ऐसे पढ़ लीजिए, कहीं एग्जाम में काम आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। अब यहाँ चकमा और हैजोंग ट्राइब के बारे में बात की जा रही है, जो अरुणाचल प्रदेश में माइग्रेट किए हैं, चिटगोंग हिल ट्रैक्ट ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, जो अब बांग्लादेश कहलाता है। तो ये तो सही है, उनको बसाया गया है अरुणाचल प्रदेश में। और दे वेर डिस्प्लेस बाय द कपटाई डैम ऑन द कर्नाफुली रिवर। तो ये तो बहुत ही स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, ऐसे इंफॉर्मेशन जनरली रॉन्ग होते नहीं है। दे साउट एसलम इन इंडिया एंड वेर सेटल्ड इन रिलीफ कैंप इन पार्ट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो ये तो बिल्कुल सही है। यहाँ जस्ट उल्टा कर दिया उन्होंने, द चकमा आर हिंदूज एंड हैजोंग्स आर बुद्धिस्ट। यहाँ सही है कि चकमाज आर बुद्धिस्ट वाइल हैजोंग आर हिंदू बाय रिलीजन। तो ये जो है गलत है, और यही इसलिए सही ऑप्शन है। वेरी वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, लेकिन ऐसे क्वेश्चन इसमें 5 से 10 हैं जो होने भी चाहिए। 34 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्लेयर्ड अप्रैल एज दलित हिस्ट्री मंथ इन ऑनर ऑफ एंटी कास्ट आइकन सच एज अंबेडकर एंड ज्योतिबा फुले। अगेन एक वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, दो डिफिकल्ट है स्लाइड में। और ये जो कंट्री या सिटी है, ये ब्रिटिश कोलंबिया स्टेट जो कनाडा का है, उसने जो है दलित हिस्ट्री मंथ जो है ऑनर या कॉमेमोरेट करने का फैसला लिया था कुछ साल पहले। 35 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएटेड विद द इमैनुअल कांत। तो ये सब आसान क्वेश्चन है, बहुत ही रिपीटेड है। परपेचुअल पीस नाम की उन्होंने बुक लिखी थी, परपेचुअल पीस थीसिस थी। बेसिकली एक कॉस्मोपॉलिटन वर्ल्ड, जहाँ की सभी जो रिपब्लिक हैं, पीपल के द्वारा गवर्न डेमोक्रेसीज हैं, वो कैसे जो है पीस एस्टेब्लिश करते हैं। कभी दुनिया में वॉर हो नहीं, ऐसा तो हुआ नहीं, लेकिन इस थीसिस पे जो है डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी लिखा माइकल डॉयल ने, और इसी पे जो है 14 पॉइंट प्रिंसिपल भी दिया वुड्रो विल्सन ने, या 14 पॉइंट स्पीच, जो इसी पेपर में दो बार आगे फॉल करता है क्वेश्चन। तो चलिए देखेंगे वुड्रो की 14 पॉइंट स्पीच, जो इस पे ही बेस्ड थी इमैनुअल कांत पे। ओरिजिनल पोजीशन यहां दिखता है, ये जॉन रॉल की स्टेट ऑफ नेचर है। कैपेबिलिटी अप्रोच दिखता है, जो प्रोफेसर अमृत्य सेन और मार्था नॉसबॉम की थीसिस है। In which case was a 50% ceiling for caste-based reservation instituted by Supreme Court of India? तो ये जो क्रीमी लेयर और फिर 50%, मतलब जो कुछ हेजिंग की गई या रिंग फेंसिंग या कुछ कंडीशंस लगाए गए ओबीसी के रिजर्वेशन पे। एक फेमस केस हुआ था इंदिरा सोहानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1993, सब में इसका फैसला हुआ था मंडल कमीशन के आंदोलन के बाद जो इम्प्लीमेंट हुआ था। तो इसमें ये सब लाया गया था। अभी भी ये न्यूज़ में रहता है, जैसे कि तमिलनाडु ने इस सीलिंग को हटाने के लिए 69% अपने यहाँ रिजर्वेशन की सीलिंग बढ़ा दी है, और उसको उन्होंने सेंटर से रिक्वेस्ट करके 9th शेड्यूल में डलवा दिया है, जिसको कि अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। अभी बिहार ने भी ये रिक्वेस्ट किया है सेंटर से कि हमारे लिए भी ऐसा कर दिया जैसा तमिलनाडु के लिए किया गया। आपको पता है कि बिहार में जो एक पार्टी है रूलिंग, उसके समर्थन से अभी सेंट्रल गवर्नमेंट चल रही है। तो अब ये इशू देखिए क्या होता है। तो अभी भी ये इशू न्यूज में है। 37 नंबर क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया सेलिब्रेटेड। ये सब भी बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। आपको पता है हम रिपब्लिक डे मनाते हैं 26 जनवरी को, लेकिन 26 नवंबर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो आप कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेम्बल देखेंगे तो उसमें लिखा है ऑन दिस डे 26th डे ऑफ नवंबर 1949 वी हेयर बाय अडॉप्ट इनैक्ट एंड गिव आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसी दिन हम लोगों ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन एक तरह से अपने को दे दिया। तो इसलिए 26 नवंबर को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट बट इजी क्वेश्चन। Under which one of the following article of the Constitution the Parliament can change the name, boundary and state of a particular region? Very good question, level 1 question, Article 3, जो ये कहता है कि Parliament may by law form a new state by separation of territory from any state or by uniting two or more states or parts of a state or by uniting any territory to part of any state, increase the area of any state, diminish the area of any state, alter the boundary of any state and alter the name of any state। इसको पढ़ के आपको समझ में आ गया होगा कि इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट इन विच यूनियन इज इनडिस्ट्रक्टेबल। उसका कुछ भी चेंज नहीं कर सकता, बट स्टेट आर वेरी मच डिस्ट्रक्टेबल बाय द पार्लियामेंट बाय लॉ।
यहाँ पे एक बात और आप सभी को डियर स्टूडेंट गौर करना चाहिए कि पार्लियामेंट में बाय लॉ, ये कॉन्स्टिट्यूशन में यदि आप सर्च करेंगे तो 50 बार मिलेगा, पार्लियामेंट में बाय लॉ कुछ भी कर सकती है। इनफैक्ट जहाँ पे पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी है यूके में, वहाँ पे एक फ्रेज है लाइटर वेन में कि पार्लियामेंट बाय लॉ डिक्लेयर ए मैन टू बी वुमेन एंड वुमेन टू बी मैन, मतलब कुछ भी कर सकती है। Which of the following articles cannot be suspended during emergency? We all know कि ये आर्टिकल 20 और 21 नहीं किया सकता है। और ये कब आई थी ये बात? जब एडीएम जबलपुर केस हुआ था, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने ये डिक्लेयर कर दिया इमरजेंसी के दौरान 1976 में कि राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 वो भी बाधित हो जाएगा इमरजेंसी में। तो ये एक बहुत ही अजीब सी सिचुएशन थी कि सुप्रीम कोर्ट फेल टू प्रोटेक्ट इवन द फंडामेंटल राइट टू लाइफ ड्यूरिंग द इमरजेंसी। उसके बाद ही जब 44th अमेंडमेंट हुआ तो ये उसमें इंसर्ट किया गया कि नहीं, आर्टिकल 20 और 21 को कभी भी जो है सस्पेंड नहीं किया जा पाएगा। गुड थिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैव नो लेजिस्लेटिव काउंसिल? तो 6 लेजिस्लेटिव काउंसिल हैं केवल 6 स्टेट में, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना तो पहले एक ही राज्य था, कर्नाटका, महाराष्ट्र, बिहार, यूपी। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो राजस्थान आता है, इसमें तो यूपी, कर्नाटका, महाराष्ट्र में होगा, इसको रट लीजिए। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, मैन व्हेन सेपरेटेड फ्रॉम लॉ एंड जस्टिस इज द वर्स्ट ऑफ ऑल एनिमल इज द सेइंग ऑफ। ये मैं आपके साथ गेस कर रहा हूं, मुझे पता नहीं है, लेकिन इसको प्लेटो कह नहीं सकते हैं। प्लेटो लॉ के बारे में इस तरह से बात ही नहीं करते थे। एरिस्टोटल जो है ऐसा कभी नहीं कर सकते ह्यूमन नेचर के बारे में। तो यहां पे केवल एक ही बचता है, यदि नन ऑफ देव को छोड़ दे, मैकियावेली जो निगेटिव जो नेचर जो ह्यूमन का है उसको उभारते हैं हॉब्स की तरह। तो डेफिनेटली ये मैकियावेली ने कहा होगा, मैं गेस कर रहा हूं, और यही जनरल सही होगा, लेकिन फिर भी चूंकि मैं गेस कर रहा हूं तो आपको क्वेश्चन मार्क दे रहा हूं। द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इनटू पॉलिटिक्स बाय जी बोदिन। ये हम लोग सब जानते हैं, जीन बोदिन जो है वो 16th सेंचुरी में फ्रेंच थे। उन्होंने एक बुक लिखा था 6 बुक्स ऑफ कॉमनवेल्थ, उसमें उन्होंने फर्स्ट टाइम पॉलिटिकल सॉवरेनिटी का मॉडल काल में जो है एक तरह का एक चित्र खींचा कि सॉवरेनिटी क्या है जिसके ऊपर कोई सत्ता नहीं है, और सॉवरेनिटी का कुछ फीचर उन्होंने बताया कि वो एब्सोल्यूट है, इनएलिनिएबल है, परमानेंट है, इनडिविजिबल है, लाइक दैट। तो जीन बोदिन। इजी रिपीटेड क्वेश्चन। हु कमेंटेड दैट विल नॉट फोर्स इज द बेसिस ऑफ ए स्टेट? विल मतलब कि जो पीपल का जो विल है, एक तरह का जनरल विल कह लीजिए, नॉट फोर्स, ताकत के बल पे स्टेट नहीं बल्कि पीपल के विल से स्टेट जो है बनता है। तो इस तरह की मोरल बातें, आइडियलिस्टिक बात कहने वाले जो हैं टीएच ग्रीन थे। जहां भी मोरल आइडियलिज्म की बात आए, जहां पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन को राइट से जोड़ने की बात आए, वहां पे टीएच ग्रीन का जिक्र आप कर सकते हैं। ही वॉज फर्स्ट टू गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट, ये भी याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा टीएच ग्रीन जो है नेचुरल राइट को सपोर्ट नहीं करते थे, कई लोग कंफ्यूज होते हैं। लास्की जो है वो लेफ्ट ओरिएंटेड एमपी थे, बहुत बड़े लीडर थे, बहुत बड़े थिंकर थे इंग्लैंड के। एंड रूसो आप सब जानते हैं, लॉक जानते हैं। एंड ऑफ हिस्ट्री इज एसोसिएटेड विद, तो एंड ऑफ हिस्ट्री थेसिस जो है ये फ्रांसिस फुकुयामा का है, जिन्होंने एक बहुत फेमस बुक लिखा है, एक लिबरल, इंटरनेशनल लिबरल थिंकर हैं, द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन। 1992 की ये बुक है, फ्रांसिस फुकुयामा, यूएस के। नाम सुनने में आपको जापानी लगता होगा, लेकिन हमको लगता है यूएस सिटीजन है ये, और अभी भी ये काफी जगह भाषण देते हैं। ही इज क्वाइट ओल्ड बट ही इज स्टिल विथ अस। सो एंड ऑफ हिस्ट्री एंड लास्ट मैन, इसका जो इनका जो थेसिस तो मैं कई जगह बता चुका हूँ। बेसिकली ये 1992 में वो पीरियड था जबकि लिबरलिज्म जीत चुकी थी आइडियोलॉजिकल वॉर विद कम्युनिज्म, और फासिज्म तो पहले ही ढह चुकी थी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। तो फ्रांसिस फुकुयामा का ये कहना था कि जो एक बेस्ट ह्यूमन अरेंजमेंट हो सकता है पॉलिटिकल, उसका एक एलेक्सीर या उसका अंत आ गया है इन फॉर्म ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी। लिबरल डेमोक्रेसी जो है या लिबरलिज्म ही वो बेस्ट वे है, आइडियोलॉजी है, जिससे ह्यूमन अपने को सोशियो पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली अरेंज कर सकता है। सोशियो पॉलिटिकली लिबरल डेमोक्रेसी के फॉर्म में और इकोनॉमिकली लिबरल कैपिटलिज्म के फॉर्म में। फ्रांसिस फुकुयामा। एंड ऑफ हिस्ट्री मतलब अब आगे सर्च करने की किसी आइडियोलॉजी की जरूरत नहीं है। नेशनलिज्म शुड बी यूनिवर्सलाइज सो एज टू क्रिएट, ये तो कॉमन सेंसिकल क्वेश्चन है कि ठीक है, नेशनलिज्म को यदि हम यूनिवर्सलाइज करेंगे तो इंटरनेशनलिज्म में कन्वर्ट हो जाएगा। नेशन ठीक है, अपनी जगह है, लेकिन नेशंस ऑफ नेशंस, इंटरनेशनलिज्म।
ह्यूमन रिलेशन थ्योरी किस पे फोकस करेगा? यहाँ पे चूंकि ऑल ऑफ द एबव है तो बहुत गौर से हमें देखना है क्या यही सही है। देखिए वो सोशल सिस्टम पे फोकस करता है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के साथ में उसको तवज्जो देता है, इंडिविजुअल को एज ए सोशियली सिचुएटेड मैन की तरह देखता है, सोशल मैन की तरह देखता है, इंडिविजुअल पे भी फोकस होता है, ग्रुप पे भी फोकस होता है। ऑल ऑफ द बेटर है, वैसे थोड़ा वेग है लेकिन बेटर है। 47 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच? तो फॉर्मल ऑथोरिटी उर्विक एक ही इसमें सही होगा। कोऑर्डिनेशन तो मुनी इसको ज्यादा वैल्यू देते हैं कोऑर्डिनेशन को। गैंग प्लैंग जो है फयोल की कॉन्सेप्ट मैंने कई बार बताया भी है, मैंने डायग्राम बताता हूँ शायद कुछ आपको याद आ जाए। गैंग प्लैंग तो एक यहाँ पे चूंकि आपको मिल जाता है यूनिटी ऑफ कमांड जो कि फयोल की एकदम एक सेंट्रल थेसिस है, उनके 14 पॉइंट प्रिंसिपल जो मैनेजमेंट की है। तो यूनिटी ऑफ कमांड मतलब यूनिटी ऑफ कमांड मतलब क्या होता है कि एक सबऑर्डिनेट जो है उसका दुनिया में केवल एक बॉस है। ऐसा नहीं कि उसको दो बॉस को रिपोर्ट करना पड़ रहा है, उसका बॉस केवल एक है। ये नहीं कि B1 B2 दो बॉस है। इसको ये होगा तो यूनिटी ऑफ कमांड जो है बाधित हो जाएगा। यूनिटी ऑफ कमांड जिसका उल्टा है स्पैन ऑफ कंट्रोल। स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब जस्ट इसका एक रिवर्स जैसा है कि एक जो बॉस है, बॉस उसके कितने सबऑर्डिनेट डायरेक्ट हो सकते हैं, मतलब सबऑर्डिनेट 1 2 3 4, मतलब कितने सबऑर्डिनेट को एक बॉस डायरेक्टली हैंडल कर सकता है जो उसको सीधा रिपोर्ट करते हैं। यहां देखिए सभी सबऑर्डिनेट के लिए एक ही बॉस है, तो यूनिटी ऑफ कमांड तो हो ही रहा है, लेकिन इस बॉस के अंडर में 4 सबऑर्डिनेट है। स्पैन ऑफ कंट्रोल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ लाइन एजेंसी? तो लाइन एजेंसी कौन होता है? जो मेन ऑपरेशन प्लानिंग करता है, जैसे कि ट्रेन चलाने में गार्ड ड्राइवर ये सब जो है लाइन एजेंसी है, लेकिन वहीं पे कोई हॉस्पिटल रेलवे का चला रहा है, कोई लीगल एडवाइस दे रहा है, कोई सिक्योरिटी की जो कोई एडवाइस दे रहा है, वो सब स्टाफ एजेंसी होते हैं। और जो स्टेशन का रख रखाव कर रहा है, फूल पत्ती खाना पीना खिला रहा है जैसे IRCT, वो सब ऑक्सिलरी या सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो प्लानिंग भी करेगा, डिसीजन मेकिंग करेगा, पूरी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, ये सब भी। और ये जो लाइन एंड स्टाफ एजेंसी ये सब जो है मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन से आई है। हु प्लेस इंडियन फेडरलिज्म विद इन द कैटेगरी ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यूसी नेट तक में आता है कि कौन किसने क्वाजाई फेडरल कहा इंडिया को, केसी वेयर ने कहा, किसने एक्सट्रीमली फेडरल कहा, पॉल जे एप्पलबाई ने कहा, किसने जो है फेडरलिज्म विथ स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी कहा, या आइवर जेनिंग्स ने कहा, और ग्रैनविल ऑस्टिन ने इसको जो इंडियन फेडरलिज्म को बड़ाई करते हुए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म करार दिया। which of these countries is not a federal country, a federal state? यहाँ स्टेट आप समझ लीजिए, कंट्री को हम स्टेट कहते हैं, नॉट इंडियन स्टेट जो कि फेडरेटिंग यूनिट है। USA, स्विट्जरलैंड, कनाडा ये सब बहुत ही फेमस फेडरल कंट्री है। ऑस्ट्रेलिया भी, फ्रांस एंड इंग्लैंड वेरी फेमस यूनिटरी कंट्री है। यूनिटरी कंट्री जहाँ पे कि केवल एक जो है गवर्नमेंट होती है, दैट्स ऑल। सेंट्रल गवर्नमेंट या जो भी कह लीजिए उस कंट्री गवर्नमेंट, कोई अदर जो है गवर्नमेंट जो भी होती है, लोकल गवर्नमेंट सब होती है, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर ड्रॉ नहीं करती है। जो भी एक जो गवर्नमेंट है, सुपर गवर्नमेंट, वो जो उसको पावर डेलीगेट कर दे वो पावर मिलता है। जबकि फेडरल जो स्टेट होते हैं उसमें जो फेडरेटिंग यूनिट होते हैं जिनको मिल के वो फेडरेशन बनता है, उसकी ताकत सीधे कॉन्स्टिट्यूशन से आती है, वो सेंटर या यूनियन से या फेडरल यूनिट से ड्रॉ नहीं करता है, और वो भी बराबर का साथी होता है, कोई उसके सबऑर्डिनेट नहीं होता है। ये डिफरेंस होती है डिवीजन ऑफ पावर इन वर्टिकल लेयर में, यूनियन गवर्नमेंट एंड फेडरेटिंग यूनिट, फेडरल गवर्नमेंट एंड फेडरेटिंग यूनिट, फेडरलिज्म। सो फ्रांस। यस, चलिए अब 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन इस बीच में मैंने एक गैप लिया बिकॉज अभी आपको पता है वर्ल्ड कप T20 का मैच चल रहा था, इंडिया साउथ अफ्रीका, एंड मैंने सोचा कि चलो लास्ट के कुछ देखते हैं, कुछ ओवर्स देखते हैं। मैं फॉलो कर रहा था उसको लगातार, आपको रिकॉर्ड करते हुए मैं देख रहा था, लेकिन मैंने लाइव देखा एंड इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया। आप लोग सभी लोग सेलिब्रेट कर रहे होंगे जब मैं इस वीडियो को अभी आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। इट्स वेरी गुड फीलिंग, बहुत अच्छी फीलिंग आती है जब अपना नेशन किसी भी टूर्नामेंट में कोई इंडिविजुअल जीते चाहे टीम जीते, तो अच्छी फीलिंग आती है। उस अच्छी फीलिंग से क्या होती है, आप यदि स्टूडेंट हैं तो आप अच्छे से और मोटिवेट होकर पढ़ाई कर सकते हैं। आपको ये फील होता है कि यस, कैसे हार के जबड़े से जीत को निकाला इंडियन टीम ने। तो इस तरीके से आप भी सोच सकते हैं कि एग्जाम में जो है यदि शुरू के 50 क्वेश्चन नहीं बने तो हो सकता है कि मैं 50 में 50 स्कोर करके या 50 में 45 करके ला सकता हूं।
तो ये जो फीलिंग आती है वो कॉन्फिडेंस पूरे नेशन को आती है, हर इंडिविजुअल को आती है, और वही आनी भी चाहिए। चलिए, आप सभी को बहुत बहुत बधाई इंडिया के वर्ल्ड कप T20 जीतने पे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 51 द स्लोगन पर्सनल इज पॉलिटिकल इज हाईलाइटेड बाय, ये हम लोग जानते हैं, शायद आप में से कई लोग जानते होंगे, कैरोल हैनिश ने इस तरह का पैम्पलेट लिखा था, द पर्सनल इज पॉलिटिकल, तो ये नारा भी उनके नाम से ही जाता है। और ये जो रेडिकल फेमिनिज्म थी 1960s में, जिसको सेकेंड वेव फेमिनिज्म कहते हैं, जहाँ की पैट्रियार्की और समाज को बदल देने की जो बात कवायद चली थी, जो एक तरह से फर्स्ट वेव फेमिनिज्म से थोड़ी अलग थी, जहाँ केवल नॉर्मल लीगल एंड पॉलिटिकल इक्वलिटी की बात की जाती थी, वहाँ पे ये नारा बुलंद हुआ था, पर्सनल इज पॉलिटिकल। मतलब कहने का क्या है कि जो पॉलिटिकल का जो दायरा है वो कोई ये पब्लिक डोमेन में ही नहीं है, वो घर परिवार के अंदर से होके उसका रास्ता जाता है। यदि परिवार में पावर पॉलिटिक्स चलती है और वहाँ पे जो है हस्बैंड का अपने वाइफ के ऊपर पावर होता है, औरतों के ऊपर मर्दों का पावर होता है, वहाँ से जो है वो एक तरह की आप कह सकते हैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन शुरू होती है, एंड विच गोज अप टू द पब्लिक डोमेन इन पॉलिटिकल। व्हेन वाज द असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी, ये सब आप खुद देख लीजिएगा, मैं इसको इस तरह क्वेश्चन को मैंने छोड़ दिया है। 53 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज नॉट कवर्ड अंडर द 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये बहुत क्यूरियस क्वेश्चन इस कारण से नहीं है कि चलिए कौन सा, ये तो आप लोग सब रट लेते हैं कि ट्राइबल एरियाज ऑफ स्टेट ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जो है 6th शेड्यूल के अंदर आता है। यहाँ पे जो ट्राइबल है उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कई अलग तरह के व्यवस्था है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट की, और गवर्नर को काफ़ी सारे पावर हैं जिससे कि वो अपने खुद गवर्न जो है कर सकें। इसमें नागालैंड नहीं आता है। क्वेश्चन ये उठता है, क्यूरियस मैंने इसलिए कहा क्योंकि आप यहाँ देखें तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम आता है, तो नागालैंड क्यों नहीं है, मणिपुर भी नहीं है? क्योंकि नागालैंड को आर्टिकल 371 के तहत जो है बहुत सारा स्पेशल प्रिविलेज प्राप्त है, जहाँ पे कि गवर्नर को भी कई सारे हैं, जिससे कि वहाँ के ट्राइबल लोगों की जो है एक अलग तरीके से गवर्नेंस हो सकती है, इसलिए इनको इस शेड्यूल में नहीं रखा गया। मणिपुर को क्यों नहीं रखा गया, इस पर थोड़ा रिसर्च कर लीजिए। When was the IMDT illegal migrants determination by tribunal act is passed? इसको भी मैंने छोड़ दिया, ये सब जनरल नॉलेज की है। और ये क्यों? क्योंकि ये असम से रिलेटेड, असम में माइग्रेशन और इमिग्रेशन जो बाहरी लोगों का है, इसका काफी मुद्दा रहा है, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया, सब असम स्पेसिफिक क्वेश्चन। अब यहाँ पे आइए, अरिस्टोटल का जो प्रोपोर्शनेट इक्वलिटी है, प्रोपोर्शनल इक्वलिटी कह लीजिए, जिसको इक्विटी कहते हैं, जो उनके जस्टिस का, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का एक प्लैंक है, एक आधार है। प्रोपोर्शनल इक्वलिटी क्या होती है कि इक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड अनइक्वल अनइक्वली। मान लीजिए कि 10 लोग दौड़ रहे हैं, 9 के पैर में जो है जूते हैं, 1 के पैर में नहीं, तो आप उसको नहीं दौड़ा सकते एक साथ, आप उसको भी जूता दीजिए या सबको बिना जूता कहिए, तब बराबरी होती है। तो अनइक्वल शुड नॉट बी ट्रीटेड इक्वल। यही बेसिस बनता है सोशल जस्टिस का, अफर्मेटिव एक्शन का, रिजर्वेशन का एंड ऑल। तो अरिस्टोटल का ये खासा इंपॉर्टेंट ये व्यू है प्रोपोर्शनल इक्वलिटी का। 56 व्हाट सॉर्ट ऑफ गवर्नमेंट डिड हॉब्स सपोर्ट इन लेवाइथन? ऑफ कोर्स एब्सोल्यूट सॉवरेन या एब्सोल्यूट गवर्नमेंट। लेकिन ये कहना कि वो एब्सोल्यूट मोनार्की का समर्थन करते हैं, ये थोड़ा मतलब बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि वो ये कहते हैं कि एब्सोल्यूट सॉवरेन होना चाहिए, जो सॉवरेन है उसके पास में अकूत पावर है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है, कोई उसके अगेंस्ट में नहीं है। लेकिन वो ये नहीं कहते कि वो केवल मोनार्क हो सकता है, वो एक मोनार्क हो सकता है जो वो प्रेफर करते हैं, लेकिन वो एक कमिटी हो सकती है, इवन रिपब्लिक हो सकती है, कुछ लोग मिलकर चला सकते हैं, ओलिगार्ची हो सकती है, एरिस्टोक्रेसी हो सकती है, लेकिन उसको एब्सोल्यूट पावर होना चाहिए। तो एब्सोल्यूट मोनार्की कह रहे हैं, चलिए एब्सोल्यूटिज्म के ये समर्थक हैं तो कर दीजिए। 57 देखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ सिविक कल्चर कॉमनली यूज्ड इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स वाज फर्स्ट डेवलप। अब यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन अगेन इन्होंने, अभी हम लोगों ने देखा सिविक कल्चर, और फिर इन्होंने एक बार यहाँ पे डाल दिया, तो ये 2 बार इन्होंने किया। इमैनुअल वॉलस्टीन का वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी भी किया। ये एक तरह का बेख्याली या बेध्यानी दिखाता है कि आप असावधान हो क्वेश्चन को मॉडरेट करने में, देखने में, आपको पता ही नहीं क्या हो रहा है। ये तो बहुत ही आसान है, और उसमें भी ये कि एक ही से मैच हुआ था, लाइक प्लेटो ने रिपब्लिक लिखा है, ए का 4, कहीं ए का 4 नहीं है, तो इससे आसान क्या होगा। बाकी भी सब बहुत वेल नोन बुक है, यहाँ थॉमस मूर की यूटोपिया है, इसको याद कर लीजिए।
ये भी बहुत आसान है, ये भी एक से हो जाएगा। वोल्स्टनक्राफ्ट ने विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन लिखा है, साइमन डी वेवर ने जो है सेकंड सेक्स लिखा है, जो सेकंड वेव फेमिनिज्म की एक बहुत बड़ी बुक है। जूडिथ बटलर जो कि पोस्ट मॉडर्निस्ट फेमिनिस्ट कहलाती हैं, इन्होंने जो है जेंडर ट्रबल लिखा है, जेंडर एज परफॉर्मेंस। एंड बेटी फ्रेडन जिसके इस बुक से द फेमिनिन मिस्टिक से जो है सेकंड वेव फेमिनिज्म उभर के आता है। आसान है, एक ही से आपका हो जाएगा। Which conference is considered as most immediate antecedent to the creation of non-aligned movement? अब यहाँ पे एक वर्ड प्ले है, वोकेबलरी आपको जानना चाहिए। एंटीसीडेंट मतलब जो इवेंट पहले होती है। तो आपको पता है कि जो 1956 में बांडुंग कॉन्फ्रेंस होती है, एफ्रो एशियन यूनिटी कॉन्फ्रेंस, उसके वहीं पे जो है नाम की रूपरेखा तय होती है, और 5 साल बाद 1961 में बेलग्रेड में नाम की स्थापना होती है। तो बांडुंग एशियन अफ्रीकन कॉन्फ्रेंस वाज द प्रीकर्सर और एंटीसीडेंट टू नैम। ब्राजील जो है किस कंट्री का कॉलोनी? आप यहाँ ना स्पेन पोर्तुगीज में कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन सही आंसर है पोर्तुगीज। ये पुर्तगाल ने इसको बनाया था। यहाँ ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है कि इसके पहले की अंग्रेज, डच, फ्रेंच, ये सब जो है इंडिया और ईस्ट इंडिया में, ईस्टर्न एशिया में उन्होंने कॉलोनी बसाया। उसके भी बहुत पहले अब स्पेन और पुर्तगाल ने शुरुआत की कॉलोनियलिज्म की। साउथ अमेरिका को उन्होंने एक तरह से अपने कब्जे में ले लिया, कुछ बहुत बड़ा भाग स्पेन और कुछ पुर्तगाल। ब्राजील वाज पुर्तगीज। हु डिफाइन पॉलिटिकल बिहेवियर एज द ऑथोरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यू? ये सब क्वेश्चन आप यदि PYQA देखते हैं तो आपको आपकी बाँछें खिल जाएगी, आपको मुस्कुराहट आ जाएगी, क्योंकि ये हर एग्जाम में लगभग पूछा जाता है। डेविड ईस्टन, इसका मायने मैं इतनी बार बता चुका हूँ, कभी मैं नहीं बता रहा हूँ। हु इज द एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा? आप उनको देखते हैं, जगदीप धनखड़ साहब को वो राज्यसभा को चलाते हुए देखे जाते हैं, तो वही सभापति होते हैं। मतलब जैसे आप देखिए लोकसभा में अभी स्पीकर चुने गए, उसके चुनाव के लिए इलेक्शन जैसी भी नौबत आई, लेकिन राज्यसभा में कोई सभापति नहीं चुना जाता। वहां पे जो उपराष्ट्रपति होते हैं देश के, अपने आप ही, जिसको एक्स ऑफिसियो बोलते हैं, बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ही ऑटोमेटिकली बिकम्स द सभापति ऑफ द राज्यसभा। वहां पे केवल डिप्टी चेयरमैन को चुना जाता है, चेयरमैन तो उपराष्ट्रपति होते हैं, सो वाइस प्रेसिडेंट। When was the Bodoland Territorial Council constituted within the 6th schedule of the Constitution of India? ये मैं छोड़ दे रहा हूं, आप देख लीजिए, ये सब स्पेसिफिक क्वेश्चन है। 65 देखिए, which article provides for proclamation of financial emergency? तो ये फाइनेंशियल इमरजेंसी है 360, 356 स्टेट इमरजेंसी है, 352 नेशनल इमरजेंसी है। Which of the following is not a plain tribe of Assam? ये आपके लिए मैं छोड़ दे रहा हूँ, देख लीजिए, बट अच्छा क्वेश्चन है। ट्राइब्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, असम के ट्राइब्स के बारे में। प्लेन ट्राइब का मतलब जो पहाड़ों पे नहीं बट प्लेन में रहते हैं। 67 स्टेट इज द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ? सभी जानते हैं, ये सब बहुत ही घिसा पिटा नोन क्वेश्चन है, हेगल ने कहा था। इसका मायने भी मैंने कई जगह बताया है। इंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस भी बहुत पॉपुलर है, जैसे कि जॉन रॉल का थ्योरी ऑफ जस्टिस है, उसके 3 साल बाद स्टेट यूटोपिया एनार्की स्टेट यूटोपिया नाम के बुक में रॉबर्ट नॉजिक जो लिबर्टेरियन थिंकर हैं, उन्होंने अपनी जो है थ्योरी दी जस्टिस की, दैट इज कॉल्ड इंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस, लिबर्टेरियन अकाउंट ऑफ जस्टिस। Which one of the following writs is issued against an inferior tribunal which has declined to exercise its jurisdiction? देखिए ये लैंग्वेज सही नहीं है, सर्ट्यूररी इसका सही आंसर है। सर्ट्यूररी जो है कई सिचुएशन में हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को देता है, जहां पे कि लोअर कोर्ट अपनी ब्रीफ को क्रॉस करता दिखता है, जहां पे कि हायर कोर्ट को लगता है कि ये मामला उसे सुनना चाहिए, ना कि लोअर कोर्ट को, या जो लोअर कोर्ट के जो फैसले होते हैं उसमें करेक्शन की जरूरत है तो अपने पास वो केसेस को ले लेता है। द रेट ऑफ सर्ट्यूररी। प्रोहिबिशन जो है वो सीधा लोअर कोर्ट में रोक देता है कोई कार्रवाई को कि आप नहीं करोगे, ये एकदम बिल्कुल स्टॉप द कार्रवाई। मंडोमस जो है वो जुडिशियल कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव है, जहां वो ऑर्डर देता है कि कानून के अनुसार आप ये एग्जीक्यूटिव फंक्शन करो, नाली साफ करो, इंक्रोचमेंट हटाओ एंड ऑल। कुओ वारंटो जो है ये किसी भी पब्लिक ऑफिस को ऑफिसर को, यदि मान लीजिए कोई CAG है और किसी ने रिट पिटीशन दायर किया कि वो उसको CAG नहीं होना चाहिए, उसकी क्वालिफिकेशन नहीं है, उसको गलत बनाया गया है, तो उस अथॉरिटी से पूछा जाता है कि बाय विच अथॉरिटी आप इस पब्लिक ऑफिस को ऑक्यूपाई किए हो, साबित करो कि आप इसके लिए एलिजिबल हो, क्यो वारंटो। और जो एक यहाँ पे नहीं है वो हैबियस कॉर्पस है, प्रोड्यूस द बॉडी। यदि कोई इलीगल डिटेंशन हो, चाहे सरकार या प्राइवेट पार्टी के द्वारा, तो आप ये रिट पिटीशन दायर कर सकते हैं। और कोर्ट बाय
इशूइंग दिस रिट कह सकती है कि उस व्यक्ति को हाजिर करो हमारे सामने। द नेम ऑफ ए कैंडिडेट फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज प्रपोज बाय, ये मुझे लगता है गलत है। यहाँ 10 मेंबर दिया है, 50 मेंबर जो है वो प्रपोज करते हैं इलेक्टोरल कॉलेज के, और 50 मेंबर उसको सेकंड भी करते हैं। मतलब मैंने प्रपोज किया, किसी दूसरे ने सेकंड किया। 50 होता है, 10 नहीं होता है, चेक कर लीजिएगा, मुझे लगता है गलत है। 71 द स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, जो गैब्रियल आलमंड जिसके लिए जाने जाते हैं, जो सिस्टम अप्रोच से निकलता है, और इनपुट आउटपुट अप्रोच भी, वो भी सिस्टम अप्रोच से ही निकलता है। ये दोनों जो डिराइव हुए हैं वो सिस्टम थ्योरी से हुए हैं, जो, और वो डिराइव कहाँ हुआ है, जो किसी भी सोशल साइंस में जो सिस्टम थ्योरी अप्रोच है, वो बायोलॉजी में जो जनरल सिस्टम थ्योरी था वहां से ये सभी डिराइव हुए हैं। लुडविग वॉन बटरफ्लाई, शायद प्रोनाउंसिएशन, वो उन्होंने जो है जनरल सिस्टम थ्योरी अप्रोच दिया था फर्स्ट टाइम। बायोलॉजी में वही एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस में अपनाया गया, और उसी सिस्टम अप्रोच से निकलता है एलमंड का स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच एंड इनपुट आउटपुट अप्रोच। यहाँ पे एक और थिंकर को याद कर लीजिए, वो है टैलकट पार्सन, जिन्होंने कि फंक्शनलिज्म का कॉन्सेप्ट सोशियोलॉजी में दिया था, और उसको बेस बना के एलमंड ने स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच का थीसिस दिया। Who among the following thinker rejected the principle of administration as myth and proverb? ये सब भी बहुत घिसा पिटा PYQ, यदि आप देखते हैं तो आपको लगेगा कि ये सब क्वेश्चन हमको आपको पता है। हर्बर्ट साइमन ने, जो उनके पहले जो क्लासिकल एरा थी, जिसमें गुलिक, उर्विक, फायोल, टेलर, वेबर, इन सब ने जो थ्योरी दिया था, जिसको वो यूनिवर्सल थ्योरी, साइंटिफिक थ्योरी मानते थे एडमिनिस्ट्रेशन का, जस्ट लाइक न्यूटन्स की लॉ ऑफ मोशन, उसको इन्होंने प्रोवर्ब और मिथ करार दिया। हु आर द ब्लू हेलमेट? अब यहां देखिए, जो यूनाइटेड नेशन का जो झंडा है उसका कलर लाइट ब्लू है, जो शांति का प्रतीक है। तो यूनाइटेड नेशन की जो पीस कीपिंग फोर्स है, वो जो हेलमेट पहनते हैं उसका कलर लाइट ब्लू होता है। इसलिए ये पीस कीपिंग जो फोर्स है उसके लिए, मिलिट्री पर्सन गलत लिखा है, इसको पीस कीपिंग लिखना चाहिए था, पीस कीपिंग पर्सनल ऑफ यूएन। अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस, ये जो डिफरेंट मूवमेंट इंडिया में हुए हैं, तो नक्सलाइट, सर्वोदय, चिपको और नर्मदा। तो आपको पता होना चाहिए कि सर्वोदय मूवमेंट तो गांधीयन मूवमेंट है, विनोबा भावे के द्वारा जस्ट आज़ादी के बाद चलाया गया था, तो ये सबसे पहले होगा। नक्सलाइट मूवमेंट 1967 नक्सलबारी में माना जाता है। चिपको मूवमेंट 1973 सब में हुआ था, उत्तराखंड में पेड़ से औरतें चिपक जाती थी। नर्मदा बचाओ आंदोलन तो 80s का है, तो ये जो है क्रम सही दिखता है। स्टैग हंट प्रॉब्लम या स्टैग हंट जो थेसिस है वो किसने दिया था? ये जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट नाम के बुक में रूसो ने दिया था। स्टैग हंट को अभी फिर से रिसर्च किया जाता है, और लोग कहते हैं कि गेम थ्योरी का जो अप्रोच है वो स्टैग हंट से निकल के आता है। मतलब काफ़ी चीज़ें उन्होंने उस समय में विजुअलाइज किया था। स्टैग हंट में ये होता है, स्टैग एक हिरन को कहते हैं, आप समझ लीजिए हिरन का शिकार है, और इसमें रूसो कहते हैं कि दो शिकारी, मान लीजिए एक सिचुएशन है कि दो शिकारी केवल मिलके ही हिरन को मार सकते हैं, हिरन इतना तेज भागता है, अकेले उनके बूते में नहीं है। एक ट्रैप लगाएगा, दूसरा जो है उसको शूट करेगा या मारेगा। तो यदि अलग अलग दोनों शिकार करते हैं तो वो एक खरगोश अधिक से अधिक मार सकते हैं उस इलाके में, लेकिन यदि दोनों कोऑपरेट करें तो दोनों एक स्टैग को मार सकते हैं, आधे आधी मीट ले सकते हैं, जो कि ऑप्टिमम आउटकम होगा। लेकिन कोऑपरेशन में शक होता है, ट्रस्ट की कमी होती है। दोनों शिकारी ये सोचते हैं कि मैंने ट्रैप लगाया और दूसरा मार के भाग के चला गया तो मुझे तो कुछ नहीं मिलेगा। दूसरा भी यही सोचता है, इसके चलते वो कोऑपरेट नहीं कर पाते हैं और दोनों अधिक से अधिक खरगोश मार के घर ले आते हैं। ये जो सिचुएशन है, दिस इज सेम एज इन द गेम थ्योरी, जहां पे कि आप ऑप्टिमम आउटकम नहीं निकाल पाते क्योंकि सामने वाले पर आपको भरोसा नहीं होता है। तो रूसो, स्टैग हंट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसोसिएटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस? ये भी एकदम घिसा पिटा क्वेश्चन है। जोसेफ ने एंड रॉबर्ट कोहेन ने जो है ये नियो लिबरलिज्म इंटरनेशनल रिलेशन की जो फाउंडेशनल जो थेसिस है वो कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस है। आप इसके वर्ड से ही समझ सकते हैं इसका मायने क्या है, मैंने कई जगह एक्सप्लेन किया, यहां मैं छोड़ रहा हूं। द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एज फ्रीडम, ये तो आज भी मैंने प्रोफेसर अमृत सेन को एक इंटरव्यू अभी उसकी चल भी रही है, मैं इसके बाद देखूंगा अभी, तो उन्होंने जो है इस पे बुक भी लिखी है, डेवलपमेंट एज फ्रीडम। उनका कहना है कि एक्चुअली जब आप लिबर्टी किसी को देते हो, लिबर्टी टू बी एजुकेटेड, लिबर्टी टू बी healthy, liberty of choice, liberty to access the market, liberty to access the social facilities, advantage,
इस तरह की जब फ्रीडम आप देते हो तो वो डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट इज फ्रीडम बेसिकली। 5 फ्रीडम्स की बात वो करते हैं अमृत सिंह। Which of the following is not effective in mitigating climate change? Mitigating का मतलब कि रोकना, किसी चीज को कम करना, क्लाइमेट चेंज के को रोकना। तो रोक, यहाँ पे आप सोचो क्या फॉसिल फ्यूल को प्रमोट करेंगे हम तो रुकेगा या और खराब होगा? तो ये तो बहुत ही कॉमन सेंसिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रेस्पेक्टिव कैपेबिलिटी को जरूर नेट पे जाके पढ़ लीजिए, मैंने कई जगह एक्सप्लेन किया है। ये इंडिया और डेवलपिंग कंट्री का स्टैंस होता है क्लाइमेट चेंज के निगोसिएशन में। फंडिंग एंड ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी टू द लीस्ट डेवलप कंट्री भी मांगते हैं। अभी तो लॉस एंड डैमेज फंड की भी बात हो रही है। एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो ऑलवेज क्लाइमेट चेंज के मिटिगेशन से जुड़ा हुआ है। 79 देखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ वन डायमेंशनल मैन इज एसोसिएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग। एक बहुत ही फेमस थिंकर है हर्बर्ट मार्क्यूस, जो कि फ्रैंकफर्ट स्कूल के क्रिटिकल थिंकर हैं। उनकी सबसे फेमस बुक है वन डायमेंशनल मैन। उसमें बेसिकली वो क्या कहते हैं कि अभी का जो वेस्टर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी है वो आदमी को वन डायमेंशनल बना रहा है, मतलब उसको कन्फॉर्मिस्ट बना रहा है। आदमी में जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है, रिफ्लेक्सिविटी होती है, वो लूज कर रही है। हम लोग सब एक तरीके से सोचने के लिए हमें बाध्य किया जाता है। ह्यूमन की जो पूरी जो क्रिएटिविटी है वो इसमें है कि आप लोगों से अलग यदि सोच पाते हैं। तो यदि सबके जैसा सोचने की आपको एक तरह से नज किया जाता है, फोर्स किया जाता है कि जैसे सब लोग सोच रहे हैं वैसे सोचे, तो वो समाज भेड़ चाल कहलाती है। आप जो है भीड़ का हिस्सा बनते हो। आप जेएस मिल को याद करो, उनका यही कहना था कि आपका कैरेक्टर इसमें है कि आप औरों से कितना अलग हो, कितना यूनिक हो, क्योंकि हर सोल जो है, हर जो व्यक्ति है वो यूनिक है। तो उसको ये समाज जो है कन्फॉर्मिस्ट बना रहा है, उसको भीड़ का हिस्सा बना रहा है, वन डायमेंशनल मैन। हर्बर्ट मार्क्यूस। सिन फिन जो है यहाँ पूछा जा रहा है किस कंट्री का पॉलिटिकल पार्टी है या कहाँ से एसोसिएटेड है। तो ये जो यहाँ तो आयरलैंड भी गलत लिखा है, ये इसको नॉर्दर्न आयरलैंड लिखना चाहिए था, क्योंकि आयरलैंड तो एक अलग कंट्री है, जो रिमेनिंग आयरलैंड है। और जो छोटा सा टुकड़ा जो नॉर्थ में है वो यूनाइटेड किंगडम का एक पार्ट है, वो स्वतंत्र कंट्री नहीं है। वेल्स और स्कॉटलैंड के साथ वो यूनाइटेड किंगडम का एक जस्ट एक पार्ट है, इंडिपेंडेंट नहीं। तो नॉर्दर्न आयरलैंड में एक पॉलिटिकल पार्टी है सिन फिन, जिसका मतलब होता है आवर सेल्व्स परहैप्स। और ये जो है नॉर्दर्न आयरलैंड की स्वतंत्रता चाहती है, वो रिमेनिंग आयरलैंड में मिलना चाहते हैं। तो ये एक तरह का एक रस्साकसी चल रही है। और अभी वो वहाँ शासन में भी, शासन मतलब कि इंडिपेंडेंट तो है नहीं, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी है उसके असेंबली में, सिन फिन। 81 है which of the following is not related to the new national education policy NEP 2020। ये भी कॉमन सेंसिकल है। क्या कभी ऐसा होगा, सब कुछ अच्छा अच्छा है, लाइट बट टाइट रेगुलेशन, स्ट्रेस ऑन मल्टी डिसिप्लिनरी होलिस्टिक एजुकेशन, सब पॉजिटिव है। स्ट्रेस ऑन होम लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज एंड ब्ला ब्ला, सब अच्छा है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि हार्ड सेपरेशन बिटवीन आर्ट्स एंड साइंस। पहले तो ये हार्ड लैंग्वेज है, क्रूड है। तो ये इस तरह का ऑलवेज जो हार्ड क्रूड स्टेटमेंट होता है आउटलैंडिश, वो गलत होता है, इसलिए यही नहीं होगा, नॉट। Which one of the following princely state representative did not participate in constituent assembly? ये सब स्टार क्वेश्चन है जो आपको आगे कई एग्जाम में दिखेगा, सेटर को बहुत पसंद आएगा। हैदराबाद जो प्रिंसली स्टेट था, उसने अपने रिप्रेजेंटेटिव को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में नहीं भेजा। In which year, 83 नंबर क्वेश्चन देखिए, in which year were the Indian states reorganized on linguistic basis after independence? 1956, जिसके लिए कि 7th अमेंडमेंट आया था। 7th अमेंडमेंट को जरूर पढ़ लीजिएगा, उसके मेन प्रोविजन को। इसमें जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनी थी SRC, उसको फैजल अली कमीशन कहते हैं, क्योंकि फैजल अली उसको उन्होंने हेड किया था। मिस्टर पनीकर भी उसके मेंबर थे। तो उसके मेंबर और चेयरमैन भी कई बार पूछे जाते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ हेजोमनी इज एसोसिएटेड विद, ये भी बहुत ही घिसा पिटा क्वेश्चन है। जब PYQ आप देखेंगे ग्रामेस्ट्री में, यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। व्हाट इज द सेंट्रल फीचर ऑफ इमैनुअल वॉर्नस्टीन वर्क? ये मैं कह रहा था कि ये भी क्वेश्चन जो है यहाँ डुप्लीकेट है। तो 2 क्वेश्चन, सिविक कल्चर 2 बार, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी भी 2 बार, ये अच्छा नहीं संदेश देता है डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी के पूरे सिस्टम पर। Who among the following played an important role in establishment of the League of Nations? League of Nations जो है वो मतलब प्रीकर्सर कर लीजिए या एंटीसीडेंट कर लीजिए या पहले की संस्था थी यूनाइटेड नेशन की। यूनाइटेड नेशन से पहले ये आई थी, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद बनी थी और वर्ल्ड वॉर 2 के पहले एक तरह से डिफंक्ट हो गई थी। इसको बनाने में जिस पॉलिटिशियन का या जिस लीडर का सबसे बड़ा हाथ था वो थे वुडरो
विल्सन, जिन्होंने एक 14 पॉइंट प्रिंसिपल दिया था, 14 पॉइंट स्पीच भी दिया था, जो कि मैंने आपको बताया था इमैनुअल कांत के परपेचुअल पीस थीसिस से इन्फ्लुएंस था। और उसमें यह संरचना थी जो कांत ने कहा था कि यदि वर्ल्ड का डेमोक्रेटिक रिपब्लिक यदि मिल करके जो है ऐसी व्यवस्था करे कि शांति हमेशा बने रहे, कभी लड़ाई ना हो, उस बेसिस पे लीग ऑफ नेशन बना था, कलेक्टिव सिक्योरिटी के आधार पे। लेकिन सबसे बड़ी आयरनी ये है कि वुड्रो विल्सन अमेरिका के राष्ट्रपति होते हुए भी अमेरिका को उसमें शामिल नहीं करवा पाए। लीग ऑफ नेशन बनी, ना उसमें अमेरिका शामिल हुआ, ना यूएसएसआर शामिल या रसिया शामिल हुआ, ना ही उसमें जापान शामिल, एक तरह से डिफंक्ट ही रही, बेकार ही हो गई। फिर सब लोगों ने मिलके आफ्टर वर्ल्ड वॉर II यूनाइटेड नेशन बनाया, उसी कलेक्टिव सिक्योरिटी के बेसिस पे, परपेचुअल पीस के बेसिस पे। लेकिन आप देख सकते हैं उसका भी हश्र क्या बुरा हो रहा है कि वॉर चल रहे हैं दो पिछले कितने ही महीनों से, सालों से, और कुछ भी यूनाइटेड नेशन नहीं कर पा रहा है। Which article of the Constitution of India grants maternity relief to women? ये सब याद करना बड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन फिर भी यदि आप गौर से DPSP को देखें, मैं हमेशा कहता हूं सबको रट लीजिए, तो आर्टिकल 42 कहते हैं प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। तो आर्टिकल 42 डैश इज ए मेजर ऑफ जेंडर डेवलपमेंट। ये सब कॉमन सेंस के लिए पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये यहाँ पे केवल इंडेक्स हो सकता है, मेजर नहीं हो सकता है। इंडेक्स जो है वो इंडिकेटर होते हैं, तो जेंडर इक्वलिटी इंडेक्स से जो आप मेजर कर सकते हैं जेंडर डेवलपमेंट या जेंडर पैरिटी। Which among the following is the first Assamese woman magazine? आप खुद इसका देख लीजिए, मैंने छोड़ दिया है। The idea of complex equality is put forward by which of the following theory? Complex equality एक कम्युनिटेरियन थिंकर माइकल वॉल्जर की थेसिस है, जिसमें कि वो ये कहते हैं कि इक्वलिटी का मायने ये नहीं होता है कि सबको इक्वल रिसोर्सेज बांट दीजिए। समाज में जो है डिफरेंट थीम पे जो है वो इक्वलिटी लाई जा सकती है। अलग अलग डोमेन है, एक डोमेन मान लीजिए शिक्षा का है, उसमें अलग ढंग से बंटवारा होना चाहिए रिसोर्सेज का, और वो बंटवारा इफेक्ट नहीं करना चाहिए, और वो इफेक्ट नहीं करना चाहिए जो इकोनॉमिक जो डोमेन है समाज का, वहां पे जो रिसोर्सेज की जो बंटवारा हो रहा है उसको इफेक्ट नहीं करना चाहिए। इसी तरीके से हर डोमेन के लिए अलग रूल से रिसोर्सेज का बंटवारा यदि होता है तो ये कॉम्प्लेक्स वे में इक्वलिटी को लाई जा सकती है। माइकल वॉल्जर, वन ऑफ द कम्युनिटेरियन थिंकर अलोंग विथ माइकल सैंडल, एलिस्टर मैकलेंटेयर एंड चार्ल्स टेलर। The sum total of these relations, 91 पढ़ रहा हूं, these relations of production constitute the economic structure of society, the real foundation, जिसके ऊपर खड़ा होता है, on which raises a legal and political superstructure to which correspond definite forms of social consciousness. तो बेस एंड स्ट्रक्चर की बात कौन करेगा? कार्ल मार्क्स। Who come up with the idea of imagined community? इसी नाम की बुक 1983 में बेनेडिक्ट एंडरसन ने लिखी अपने नेशनलिज्म के थेसिस को एक्सप्लेन करने के लिए। इमेजिन कम्युनिटी का मतलब कि नेशन एक ऐसा एक माना जाने वाला एक इमेजिन, नॉट कि रियल कम्युनिटी है जहां कि हम एक दूसरे को जानते नहीं है, बस केवल मानते हैं कि हम एक कम्युनिटी के पार्ट हैं। यहाँ पे इरिक हॉब्सबाउन है, वेरी फेमस हिस्टोरियन, उनकी जो बुक है द एज ऑफ रिवॉल्यूशन, एक बार देख लीजिए, कहीं काम आ जाए। और एचडिन बैलिबर जो हैं उनकी ये बुक भी बहुत ही फेमस है। ये मार्क्सिज्म से प्रभावित है। एचडिन बैलिबर, जो लुई अल्थुजर जो स्ट्रक्चरल मार्क्सिस्ट थे उनसे प्रभावित थे। रेस, नेशन, क्लास, एम्बिगुअस आइडेंटिटी। Which of the following president of USA is associated with 14-point speech? Again ये repeated question है, वही 14-point speech या 14-point principle जिसके बेसिस पे लीग ऑफ नेशन बना, जो प्रभावित था परपेचुअल थेसिस ऑफ इमैनुअल कांत। यहाँ पे फ्रैंकलिन रूजवेल्ट दिखते हैं जो कि मल्टीपल टाइम यूएस के राष्ट्रपति बने, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में थे। उन्होंने न्यू डील लेकर के वो आए थे, जहाँ पे कि कैनेनेशियन मॉडल से, मतलब कि जहाँ एम्पायर स्टेट बिल्डिंग जैसी बिल्डिंग बनाई इसलिए गई कि लोगों को काम मिल सके, बेरोजगारी और जो इकोनॉमिक डिप्रेशन है वो थोड़ा डाइल्यूट हो। ड्वाइट आइजनहॉवर दिखते हैं जिन्होंने कि एटम फॉर पीस स्पीच दिया था परहैप्स 1953 में, जिसके बेसिस पे IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी बनती है। एंड ड्वाइट आइजनहॉवर का इंडिया से एक नाता भी है कि इंडिया के आज़ादी के बाद जो पहले जो प्रेसिडेंट यूएस के थे जिन्होंने इंडिया विजिट किया वो थे आइजनहॉवर।
Who came up with the acronym Post Corp in the context of managerial activities? तो ये तो बहुत ही नोन क्वेश्चन है, गुलिक एंड उर्विक जाने जाते हैं, बट बेसिकली लुथार गुडिंग जिन्होंने एक बुक लिखा उर्विक के साथ में पेपर ऑन साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें कि इन्होंने पोस्ट कॉर्प, पोस्ट का फुल फॉर्म देखें, मुझे याद है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, सबऑर्डिनेटिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग, बजटिंग एंड ऑल. सो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे थॉमसन दिखते हैं, विक्टर थॉमसन, तो इन्होंने एक बुक लिखा था मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन. तो ये भी जान लीजिए. हर्बर्ट साइमन को कौन नहीं जानता, हेनरी फैल को कौन नहीं जानता. फायोल. 95, बिटवीन whom was the treaty of यानडाबू signed? तो मुझे भी पता नहीं था, मैंने जब नेट पे देखा तो आपको मैं शेयर कर रहा हूँ. ट्रीटी ऑफ वानडाबू जो है, ये 3 बार जो है अंग्रेज लड़े थे बर्मा से. जैसे उन्होंने सिख के साथ में एंग्लो सिख वॉर हुआ था, एंग्लो अफगान वॉर हुआ था, एंग्लो नेपालीज वॉर हुआ था, उसी तरह एंग्लो बर्मीज वॉर भी हुआ था, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड. तो फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर जो 1826 में खत्म हुआ, तो एक ट्रीटी ऑफ वानडाबू साइन हुआ, बर्मा एंड ब्रिटिश. अब उसको म्यांमार कहते हैं. विच इज द बुक गांधी रोट वाइल ट्रेवलिंग फ्रॉम लंदन टू साउथ अफ्रीका ऑन बोर्ड? ऑन बोर्ड मतलब शिप पे वो थे. लंदन काफ़ी टाइम लगता होगा लंदन से लौट के जोहान्सबर्ग टाइप पे जाने में. 1909 में उन्होंने शिप पे ही जो लिखा हिंद स्वराज. लेकिन यहाँ पे देखिए इंडियन होम रूल जो है इसी बुक का अंग्रेजी नाम है. तो ये क्या मतलब है? ये भी सही है, ये भी सही है, बट एनीवेज ये भी एक बेध्यानी को दर्शाता है. दोनों एक ही बुक है. The directive principle of state policy are included in which part of the constitution? We all know part 4 में जो है DPSP है, और part 3 में जो है fundamental rights. Which of the following is not an item in the union list? तो यूनियन लिस्ट में जो आइटम नहीं है वो पुलिस नहीं हो सकता, लॉ एंड ऑर्डर नहीं हो सकता, लैंड नहीं हो सकता. ये सब जो हैं, जो जमीन से जुड़े हुए मुद्दे, लॉ एंड ऑर्डर, ये सब स्टेट के मुद्दे हैं. डिफेंस, कम्युनिकेशन, एटॉमिक एनर्जी, सिक्योरिटी एंड फाइनेंस, ये सब फाइनेंस तो खैर दोनों के पास रहती है, लेकिन डिफेंस, कम्युनिकेशन, एक्सटर्नल अफेयर, एटॉमिक एनर्जी, ये सब तो बिल्कुल यूनियन के पास रहेगी. 99, द 86th अमेंडमेंट 2002 में होती है. वी ऑल नो कि ये राइट टू एजुकेशन को लाता है. कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होती है, आर्टिकल 21 इंसर्ट किया जाता है, जो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 6 से 14 साल के बच्चों को ग्रांट करता है इंडिया में. सी. और यही अमेंडमेंट जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है उसमें 11वां ड्यूटी को भी जोड़ देता है. 100 नंबर क्वेश्चन, वेयर आर द 2021 यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हेल्ड? तो 2021 में ग्लासगो में होता है, उसको हम कॉप 26 कहते हैं. उसके बाद 27 कॉप 27 शर्म अल शेख इजिप्ट में होता है. 2022 में कॉप 28 दुबई होता है, यूनाइटेड अरब अमीरात में 2023 में. और 2024 नवंबर में शेड्यूल्ड है बाकू अजरबैजान में कॉप 29. तो जान लीजिए. So okay dear student, I enjoyed analyzing this. थोड़ा थकाने वाला जरूर है क्योंकि रात काफ़ी हो गई है, लेकिन मुझे आशा है कि कुछ लोग आज रात देखेंगे, बाकी आप लोग कई लोग इसको देखेंगे. मेरे पास में डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी के रायजुल के द्वारा भेजे गए कुछ और पेपर हैं. मैं कोशिश करूंगा, मुझे बताया गया है कि 4-5 दिनों में या 6 दिनों में टेस्ट है, तो मैं कोशिश करूंगा उसको एनालाइज करने की. तो तब तक के लिए चलिए विदा, एंड टेक केयर. once again, congratulations for India becoming World Cup champion. Be happy and be energized for your next task. Take care. Bye.